हेलो दोस्तों, वेलकम टू PWNDIS। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2024 का एक्सप्लेन पेज से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रशियन इकोनॉमी एक हाई इनकम कैटेगरी में एंटर कर चुका है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कंसिडर किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो रशिया पे बहुत सारे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं और दूसरा ग्लोबल इकोनॉमी भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। बट वहीं पर रशियन इकोनॉमी का अच्छा परफॉर्म करते हुए हाई इनकम कैटेगरी में एंटर होना, ये अपने आप में वाकई में सरप्राइजिंग भी है और हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम जो बातें करेंगे उनको हम इन थीम्स के आसपास में समझेंगे कि एक तो ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरीके से रशियन इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, और यूक्रेन की इकोनॉमी ने भी कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। जबकि इसका यहाँ की हालत देखी जाए तो लोग माइग्रेट करके जा चुके हैं, पॉपुलेशन 15% तक रिड्यूस हो चुकी है जब से वॉर आउटब्रेक हुआ है। इसके अलावा रशियन इकोनॉमी की रेजिलियंस का कारण क्या है, किस तरीके से ये इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म कर गई, और इसके फैक्टर्स को भी हम साथ में एनालाइज करेंगे। तो चलो बने रहिए। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ना, इस पर्टिकुलर वाले मैप का और इसमें ट्रेंड का, ये आपको आपके प्रीलिम्स में मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक जेनरिक टर्म्स उठाई है विद सम फैक्टर्स। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है, देखो कि आप खुद देख लो कि किस तरीके से वेस्टर्न सैंक्शंस वहां पर लगाए गए रशिया पे, उसके बावजूद रशियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर गई। और ये बात निकल के आई है वर्ल्ड बैंक की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें डेटा क्या कह रहा है कि अब रशिया जो है वो अपर मिडिल इनकम कैटेगरी से मूव करके हाई इनकम कैटेगरी कंट्रीज में आ चुका है। अब ये चीज आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ 2014 से लेकर अभी तक रशियन इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस बैक टू बैक लगाए गए हैं और वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है। इसके साथ ही साथ वहां पर आप ग्रोथ के देखो बात, ट्रेड 6.8%, फाइनेंशियल सेक्टर 8.7%, कंस्ट्रक्शन 6.6%, और वहां पर रियल जीडीपी की बात करोगे तब तो 3.6% ग्रोथ है, और नॉमिनल जीडीपी की बात करोगे 10.9% है। कहने का मतलब यह है कि रशियन इकोनॉमी जितना एक डर था उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है पॉजिटिव डोमेन में। इसके अलावा इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में या इस इकोनॉमिक राइज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन क्या रहा है, वो रहा है वहां पर जो मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज हुई है ना, जिसके चलते डिफेंस सेक्टर भी राइज हुआ है। प्लस उसमें आप देखोगे कि वॉलंटरी रिक्रूटमेंट के लिए भी वहां के लोगों ने अप्लाई किया, इस वजह से वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी राइज हुआ, और एम्प्लॉयमेंट राइज हुआ तो उसका फायदा ओवरऑल इकोनॉमी को देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ IMF के द्वारा एक डेटा या फिर एक अपनी तरफ से ओपिनियन आया था कि भाई रशियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है। बट सिचुएशन यहाँ पर क्या निकल के आ रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, कि अगर आप ग्रोस नेशनल इनकम के हिसाब से देखो US डॉलर के टर्म्स में, पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम, इसका मतलब GNI को वहां की टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दोगे ना, तब आपको रशियन जो इनकम है ना, वो आपको कितनी दिख रही है, $14,250 पर पर्सन। आप खुद समझ सकते हो कि जो क्राइटेरिया है वर्ल्ड बैंक का हाई इनकम कंट्रीज वाला, वह है 14,005 या उससे ज्यादा का। अगर आप हाई इनकम कैटेगरी में जाना चाहते हो तो बिल्कुल ये क्लियर कर रहा है कि नहीं। सिमिलर लाइंस पर आप बुल्गारिया और पलाऊ जैसे कंट्रीज को भी देख सकते हो, वहां पर भी $14,500 पर कैपिटा GNI से ज्यादा इनकम हो रही है। अब आप खुद समझ लो कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है रशिया का इकोनॉमिकली अगर देखें। वहीं पर कैपिटा GNI के हिसाब से रैंकिंग में रशिया 72वें नंबर पर है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से रशियन इकोनॉमी कहां स्टैंड कर रही है, 53rd पे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दे देने हैं कि इंडिया जो है वो पर कैपिटा GNI के हिसाब से किस रैंक पर है, और दूसरा आपको ये बताना है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी किस रैंक पर स्टैंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, जो जनरल ट्रेंड है जिस पे से हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है, वो यहां पर देखो। पहली चीज तो आप हाई इनकम कंट्रीज को देखो, ये आज ये जो स्काई ब्लू कलर से शो किया हुआ है ये सारे कंट्रीज हैं। और अपर मिडिल इनकम की बात करो तो ये आपका थोड़ा सा ऑरेंज कलर वाला दिखा रखा है, और लोअर मिडिल इनकम में आपका ये दिखाया हुआ है ये वाला कलर, ठीक है। अब इसमें आप देखो इंडिया कहां पर आ रहा है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर। अब देखो इसके अलावा लो इनकम की बात करें तो ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ यहाँ पर अफगानिस्तान को नोटिस कर सकते हो, कुछ वेस्ट एशिया में, और ये अफ्रीकन कंट्रीज मेजरली दिखाई देंगे। और जिन कंट्रीज को क्लासिफाई नहीं कर रखा तो उन पे तो क्या ध्यान देंगे।
अब देखो सिचुएशन क्या है, 1987 से लेकर के 2023 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। एक तो ये कि 100% साउथ एशिया की बात करें, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस एरिया में जितने भी कंट्रीज हैं, बोले 100% साउथ एशियन कंट्रीज जो थे वो लो इनकम कैटेगरी में थे 1987 में। अब केवल 13% साउथ एशियन कंट्रीज ही लो इनकम कैटेगरी में है। तो ये अपने आप में एक प्रॉमिसिंग फैक्टर है, ये स्टेटमेंट बहुत काम का है। दूसरा, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का मतलब इस वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, और नॉर्थ अफ्रीका, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। इन कंट्रीज में से कोई भी कंट्री लो इनकम कैटेगरी में नहीं था 1987 में, और आज 10% मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो लो इनकम में आ चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो देखो सिविल वॉर जैसे सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है, और एक तरीके से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ये देखने को मिलता है। इजराइल और पैलेस्टीन वाला लेटेस्ट आप उठा ही सकते हो, यमन में सिविल वॉर आप उठा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और कैरेबियंस की बात करें, हम इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर 9% कंट्रीज ऐसे थे जो हाई इनकम कैटेगरी में हुआ करते थे 1987 के लगभग। अब ये बढ़ करके 44% हो गया, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आ जाओ यूरोप और सेंट्रल एशिया की बात करें, तो वहां पर पहले 71% कंट्रीज हाई इनकम कैटेगरी में आते थे, अब वो घट करके केवल 69% आ गया। तो ये ट्रेंड शो करता है कि कितना कुछ चेंज अभी देखने को मिल रहा है। हम लो इनकम कैटेगरी से निकल करके लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में पहुंच गए, बट हमें अभी और भी लंबी जर्नी आगे तय करनी है। तो ये शो क्या करता है कि भाई अभी इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट क्लियर है कि हम इकोनॉमिकली, ओवरऑल इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, बट पर कैपिटा या फिर इंडिविजुअल लेवल पे हमें अब बहुत कुछ करना बाकी है। अब देखो यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की इकोनॉमी 2022 में बहुत बुरे तरीके से धराशायी हो गई थी। ये देखो 28.8% का ड्रॉप देखा गया था, क्योंकि लड़ाई हो गई थी, माइग्रेशन था, बट अब वो इकोनॉमी प्लस में चली गई। क्यों चली गई जी? भाई सीधी बात है, इसमें बेस इफेक्ट है। आप 2022 के कंपैरिजन में जहां पर ड्रॉप देखा गया था, वहां के कंपैरिजन में 2023 में यूक्रेन की इकोनॉमी को उठा के देखोगे तो प्लस ही मिलेगा, चाहे थोड़ा सा भी वहां पर रिकवरी हुई हो। उसके अलावा वहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन गुड्स का और सर्विसेज का ये भी देखो मोर और लेस इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी स्टडीज की गई है ना, उसके पीछे उन्होंने एक फैक्टर यूज किया, दैट इज एटलस कन्वर्जन फैक्टर। ये क्या होता है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। आपको पता है कि पूरे साल में जो भी ट्रेड होता है, जो भी एक्सचेंज होता है कंट्रीज के बीच में, उसके बीच में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सचेंज रेट है ना, वो फ्लक्चुएट करती है। तो उस फ्लक्चुएशन को सेटल करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स लेने पड़ेंगे, और वो स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए हुए हैं एटलस कन्वर्जन फैक्टर के आधार पर, जिससे कि आप क्या देखते हो कि पिछले 3 सालों में दो कंट्रीज के बीच में या किसी भी एक कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है उसका एवरेज निकाल लेंगे, और उसके आधार पर फिर कैलकुलेशन होती है। तो ये एटलस कंपैरिजन या कन्वर्जन फैक्टर है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के हिसाब से, आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी यूक्रेन की इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म कर पाई है। वहां पर एक तो क्या, पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई 15% से जब से रशिया ने इन्वेड किया है, तो इस वजह से हिस्सेदारी कम हो गई है ना, हिस्सेदारी बढ़ गई, और जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई। और दूसरा, इकोनॉमी थोड़ा सा प्लस में है। आप देखोगे कि वेस्टर्न यूक्रेन में जो ईस्टर्न पोर्शन है जहां पर रशिया ने इन्वेड कर रखा है, वहां तो देखो फिर भी डिस्टर्बेंस है, बट वेस्टर्न पोर्शन में यूक्रेन की इकोनॉमी अब परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। रशिया की बात करें तो रशिया पे जो सैंक्शंस हैं वो देखो लगाए तो गए, बट उन सैंक्शंस की कैटेगरी अगर आप कोरिया, ईरान, क्यूबा, इन पे लगाए हुए से कंपेयर करोगे ना, तो आप खुद देख लोगे कि कहीं ना कहीं रशियन इकोनॉमी पे आप ज्यादा सैंक्शंस थे, है ना, या फिर इंडिविजुअल कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो, बट स्टिल रशियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर पाई। कारण क्या था? मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ी है लड़ाई के चक्कर में। इसके अलावा क्रेडिट एक्सपेंशन देखने को मिला है, उधार लोगों को अच्छा मिल गया, लोन की फैसिलिटी डेवलप हुई। इसके अलावा आप साथ साथ देख सकते हो कि रशिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन, ऑयल एक्सपोर्ट, ये भी प्रॉपर मेंटेन रहा, ठीक है। रशिया का एक्सटर्नल ट्रेड ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो जिन कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाया ना, वेस्टर्न कंट्रीज ने, उनका 2021 के अंदर ट्रेड हुआ करता था रशिया के साथ में लगभग 80%। अब वो घट करके कितना हो गया? वो हो गया लगभग 30% तक। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है कि किस तरीके से रशियन इकोनॉमी जो है वो आप कह सकते हो कि वेस्ट पे कम डिपेंड हो रही है। इसके अलावा आप रशियन जॉब मार्केट की बात करो तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा वहां पर मेंटेन्ड है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि रशियन इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है
तो उसमें शॉर्ट टर्म गेन तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म की अगर बात करें तो वहां परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा डाउट है। रीजन भी कि अगर रशिया जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया करता था उनका एक्सपोर्ट ही अगर कंटिन्यू नहीं रहा तो वहां पर प्रॉब्लम मेंटेन रह जाती है। अब आप देख लो यहाँ पर क्रूशियल एक्सपोर्ट जो था वो मोर और लेस वेस्टर्न कंट्रीज को जाया करता था। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया, पर फिर भी रशियन इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि रशिया जो एनर्जी वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था ना, वो अब चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज ले रहे हैं। तो इसका मतलब रशिया का वॉल्यूम वाइज जो एक्सपोर्ट है ना, वो तो मोर और लेस मेंटेन्ड है। इस वजह से कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। और ऑयल और एनर्जी वाले सेगमेंट पे रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं वो वेनेजुएला और ईरान के कंपैरिजन में थोड़े हल्के हैं। इस वजह से रशिया अभी भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करता रहता है वेस्टर्न कंट्रीज को। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 2022 के कंपैरिजन में 4.5% ग्रो कर गया रशिया के अंदर। इसका मतलब क्या है कि वहां की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। इसके अलावा कंजम्पशन, भाई सीधी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगातार है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट देखो केवल 3% है। इसके चक्कर में लोगों को जॉब मिल रही है। इसके अलावा वेजेज उनके अच्छे खासे सेट हो रहे हैं, तो खर्च भी करेंगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है। 2023 में जीडीपी का 1.2% गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा किया गया है, जिसमें मेजर जो खर्चा गया है वो डिफेंस में गया है लड़ाई के चलते। उससे भी तो फायदा हुआ है ना इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं पैसा सर्क्यूलेट हुआ है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनका असर इतना ज्यादा क्यों नहीं पड़ा। देखो जी, 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, तब से लेकर आज तक रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। स्टिल रशिया उसके लिए एक कहता ना कि यूज टू हो चुका है। तो ऐसे में रशियन इकोनॉमी के ऊपर नए सैंक्शन ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो ये क्लैरिटी यहां पर आ जाती है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, कैस्पियन सी से रशिया और ईरान तो अपनी कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। अब आप बताओ कि इन चारों में से कौन सा वेयर एकदम परफेक्टली राइट है जो कि कैस्पियन सी के साथ अपना बॉर्डर्स या कोस्टल शेयर करता है, कोस्टल रीजन। इसका आंसर आपका सही था, बिल्कुल फिलीपींस इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।